अर्ज किया है कि सड़े हुए टमाटर की रेटिंग हुई फेल, फेज 5 में कैंग करेगा मल्टीवर्स के साथ शुरू टाइम का खेल। हे गाइस, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ऑफिशियल मूवी रिव्यू के यानी कि स्पॉइलर फ्री रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर वन वर्ड में कहूं ना तो भैया अगर ये मूवी नहीं देखी तो फेज 5 और फेज 6 को देखना भूल जाओ, इतनी इंपॉर्टेंट मूवी है। वेल ये तो वन वर्ड है, वर्डिक्ट हम आने वाले टाइम में अभी यहाँ पे देने वाले हैं कि क्या ये मूवी के अच्छे पार्ट से, क्या बुरे पार्ट से, और कहाँ ये मूवी असल में स्टैंड करती है। लेकिन यार सबसे पहले अगर स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो स्टोरी पहले सीन से ही आपको ऑन पॉइंट दिखाई जाती है। कोई भी इधर उधर की बात ही नहीं, सीधा राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन जहां से शुरू होता है वहीं से आपको सारी की सारी टोन मूवी की सेट होती हुई नजर आती है और कोई भी टाइम जो है इधर उधर की बातों में जाया नहीं किया गया है। इसलिए एंटमैन मूवी से काफी ज्यादा डिफरेंट, काफी ज्यादा सीरियस, जोक्स कम और यहाँ पे काम ज्यादा, और यहाँ पे फ्यूचर की इंपॉर्टेंस को सेटअप करने के लिए जितने भी इवेंट्स इसमें रिक्वायर्ड थे सब थे। और यहाँ पे इस स्टोरी को देख के आपको कहीं से भी यही नहीं लगेगा कि यहाँ पे ये एंटमैन का कहीं से भी एक फेयरवेल है या फिर जो है एंटमैन इसके बाद जो है आगे बढ़ेगा ही नहीं। यानी कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज कि इस कैरेक्टर के साथ वो कहां जा सकते हैं। और आई एम ग्लैड कि यहाँ पे स्टीफन ब्यूसर्ट जो कि इस मूवी के ऑफिशियल प्रोड्यूसर ने उन्होंने खुद से बात कंफर्म की है कि यहाँ पे अभी जो है एंटमैन 4 के लिए वो स्टिल काम कर रहे हैं। यानी कि ये कोई स्पॉइलर नहीं है यार, असल ये मूवी एक शुरुआत है एक नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो कि MCU के मल्टीवर्स सागा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मुझे यहाँ पे पसंद आई है वो यहाँ पे है हर किसी कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देना है। कि जिस तरीके से हमने मल्टीवर्स मैडनेस में देखा था कि यार किस तरीके से सारी की सारी लाइमलाइट यहाँ पे स्कारलेट विच या फिर जो है एलिजाबेथ ऑल्सन का कैरेक्टर लेके चला गया था, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जितनी एवेंजेलिना लिली का कैरेक्टर, होप वैन डाइन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे उनकी मां की जेनेट वैन डाइन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में यहाँ पे एंटमैन तो यार अपने स्टार है ही, जो कि अपनी अडल्ट बेटी को किस तरीके से जो मोमेंट्स जो उन्होंने स्निपेट्स यहाँ पे मिस किए थे उसको वो किस तरीके से मेकअप करने की कोशिश करते हैं इस थ्रू आउट द मूवी में, या फिर जो है अपने चाइल्ड को किस तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी लेगेसी को फॉलो करती है, वो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया। और इन कैरेक्टर्स की भी अपने अपने मूवमेंट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मेरे लिए जिसने दिल जीता मूवी के क्लाइमैक्स में वो थे यहाँ पे माइकल डगलस का कैरेक्टर यानी कि हेनरी पिम, हैंक पिम का कैरेक्टर। और उनकी टेक्नोलॉजी को जिस टाइप से दिखाया गया है मुझे लगता है कि ये पिम टेक्नोलॉजी को दिखाने का एक पीक मोमेंट है, एक पीक मोमेंट यहाँ पे अचीव हुआ है हैंक पिम और उनकी इस ओरिजिनल पिम टेक्नोलॉजी को इस मूवी में। गाइस बात अगर मैं करूँ ना स्क्रीन प्ले की और डायलॉग्स की खास तौर पर जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में सुनने को मिलते हैं या फिर आपको मूवी के फर्स्ट हाफ में जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना, बाद में वही सारे डायलॉग्स जब यहाँ पे सेकंड हाफ में रेप्लिकेट होते हैं, यानी कि डायलॉग्स का आपको एक प्रॉपर मीनिंग, एक प्रॉपर रिजल्ट जो है शुरुआत से लेके अंत तक देखने को मिलता है। कोई भी डायलॉग वही यहाँ पे लिखा नहीं गया है, चाहे वो कोई फनी जोक ही क्यों ना हो। वैसे इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे कैसी जो कि हमें ट्रेलर में जेल जाती हुई दिखाई गई थी ना, वो किस वजह से जेल जाती है और बाद में जब वो यहाँ पे क्वांटम रियलम में जाती है बाद में उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन जाती है जो कि उस सिचुएशन से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है जो कि यहाँ पे क्वांटम रियलम में जाने से पहले कैसी को फेस हुई थी। फिर कैंग की शुरुआत में जो डायलॉग्स हमें फर्स्ट हाफ में सुनने को मिलते हैं और सेकंड हाफ में जब क्लाइमैक्स वाला सीन आता है जब वो डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा हद तक आपको मूवी के फर्स्ट हाफ की याद दिलाएंगे या फिर पहले वाले डायलॉग्स की याद दिलाएंगे। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो था इसमें कैंग का कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी कि कैंग एज ए विलन, जो कि मुझे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आता है कि इस मूवी के विलन्स ने कैसा काम किया है, चाहे वो यहाँ पे मोडक यानी कि मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइंड ओनली फॉर किलिंग या फिर जो है कैंग हो, तो इनका काम इम्पेकेबल है। कैंग जिस तरीके से जोनाथन मेजर्स ने जो वेरिएशन एक पोर्ट्रे किया है, ही रिमेन्स ए टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। और मुझे लगता है कि यार आने वाले जितने भी कैंग वेरिएंट्स का वो रोल MCU के फ्यूचर में प्ले करने वाले हैं, डेफिनेटली वो ऑस्कर में भी नॉमिनेट हो सकते हैं अपनी इन डिफरेंट परफॉर्मेंसेस के लिए। और कैंग द कॉन्ट्रैक्ट के जो एक्सप्रेशंस जो यहाँ पे एक्शन जब वो एक्शन मोड में जब वो आते हैं उनके फाइट सीन्स हर एक लेवल में वो इंपैकेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट था और मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं अंडरवेल्म में भी मूवी में किया गया है, वो था मोडॉक और कैंग की केमिस्ट्री, जो इनके बीच में एक रिलेशन है एक ऑर्गेनिज्म का और एक सिम्बायोट का, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है लेकिन कैंग हमेशा डोमिनेटिव रहता है। और यार मोडॉक की जो एंट्री सीक्वेंस है ना यार, कसम से मेला लूट लिया उसने मेरे लिए। जिस तरीके से वो मेनेसिंग तरीके से अपनी एक्शन एंट्री करते हैं, भाई क्या बात है। लेकिन इस कैरेक्टर की एंडिंग मैंने जो एक्सपेक्ट की थी, मेरे एक्सपेक्टेशन के लेवल के हिसाब से नहीं हुई, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मोडॉक के कैरेक्टर के साथ MCU के फ्यूचर में कुछ और किया जा सकता है यहाँ पे मल्टीवर्स सागा खत्म होने के बाद। वो क्या है इसके बारे में हम एक स्पॉइलर वीडियो में एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मोडॉक का कैरेक्टर जितना मेनेसिंग था, जितना एंग्री मोड में हमें दिखाया गया था
शुरुआत से लेके एंड तक और किस तरीके से वो एक डेफिनेटिव रोल इस मूवी में प्ले करते हैं वो मुझे पसंद तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी मोडोक के कैरेक्टर से वो मीट नहीं हुई है। लेकिन गाइस मूवी के अगर वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं तो सबसे पहले बिली मुरे का क्रैलर वाला कैरेक्टर यहां पे वेस्ट कर दिया गया है मोडोक की तरह। उनके भी एक दो ही सीन्स है और साथ ही में यहां पे क्वांटम रियलम में जो रेबेल्स है जो कि यहां पे कैंग के अगेंस्ट रिवोल्ट चलाए हुए हैं उनकी क्या हार्डशिप्स है या फिर क्वांटम रियलम की डेथ में उन कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर जो कैंग की आर्मी या फिर कैंग और उन रेबेल्स के बीच में जो टसल होता है किस तरीके से कैंग ने अपना वो एम्पायर जो है उन लोगों को एक्सप्लॉइट करके बनाया था, इसका एक डीपर आइडिया हमें नहीं मिलता है, जिसकी वजह या फिर जिसका एक मेन रीजन है मूवी की लेंथ का शॉर्ट होना। से वो इमोशनल कनेक्ट उन रेबेल्स के साथ या फिर क्वांटम रियलम के उन एक्सप्लॉइटेड लोगों के साथ आपका नहीं हो पाता है जो कि होना चाहिए था। और हाँ गाइस मूवी के दो पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन ही नहीं, इसकी जो एंडिंग है कियोस वाली एंडिंग जिसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि एंड में यहाँ पे जो है एंटमैन और कैंग के बीच में हुआ क्या, इस टाइप के कंफ्यूजन में ये मूवी आपको जो है एंड पे छोड़ के चली जाती है, जो कि एक मूवी का प्लस पॉइंट होता है कि क्या आपको मूवी जो है कंफ्यूज करती है अपनी एंडिंग में या फिर नहीं करती है, या फिर एक प्रेडिक्टेबल एंडिंग दिखाकर आपको जो है अनसेटिस्फाइड छोड़ती है। तो बिल्कुल ये मूवी आपको अनसेटिस्फाइड नहीं छोड़ेगी, बल्कि उल्टा ये मूवी इसकी एंडिंग आपको कंफ्यूज करेगी। और दो पोस्ट क्रेडिट सीन जिनको आपने अगर नहीं देखा तो यार फेज 5 और फेज 6 को देखना भूल जाओ। और मार्वल स्टूडियोज का जो अल्टीमेट गोल था यहाँ पे कैंग को इस तरीके से मार्केट किया जाए ताकि वो थैनोस से भी बड़ा बिगेस्ट विलन का थ्रेट यहाँ पे लगे, तो कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग मैं कहूंगा यहाँ पे पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गई है इस मूवी के थ्रू। और इस मूवी ने जिस तरीके से कैंग को मार्केट किया है वो एक परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है फ्यूचर के लिए। अब अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ पे ओवरऑल मूवी की रेटिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं इस मूवी को 10 आउट ऑफ 7.5 की स्टार रेटिंग दूंगा, सारी चीजों को जिसको मैंने यहाँ पे रिव्यू किया उसको कुल मिलाकर नजर में रखकर। आप भी जाइए एंजॉय कीजिए, क्योंकि इस मूवी के बिना मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं कि अगर आपने ये मूवी मिस कर दी तो फ्यूचर की एमसीयू वाली मूवीज को ना आप एंजॉय कर पाओगे और ना आपको वो चीजें समझ में आएंगी। बाकी अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।